Students, and welcome to my YouTube channel. In this session we are going to have explanation of the second part of chapter number 3, class 10th, first flight, that is two stories about flying. The second part of the lesson is the black aeroplane, and this story Black Aeroplane is written by Frederick Fawcett. The student gets to know about a pilot who is on his first flight back home to England. तो आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये स्टोरी एक पायलट के बारे में है जो कि अपनी फ़्लाइट से, अपने एरोप्लेन से अपने घर इंग्लैंड जा रहा था. This story narrates the incident that happens on the way and how he escapes death miraculously. और इस स्टोरी के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह एक इंसिडेंट से बचकर वो पायलट अपने घर तक पहुंचता है. और ये जो इंसिडेंट था उसका अपनी डेथ से बचना जो था वो काफ़ी मिराकुलस था, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, जिस सिचुएशन में वो फंस गया था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो उससे बाहर निकल पाएगा, और उसने अपनी डेथ को भी एक्सेप्ट कर लिया था. लेकिन बाय गॉड्स विल and by his strong willpower, by his self assurance, he was able to come out of that incident and he would be saved. So let's have the explanation of the paragraphs of this part. So let's start the story. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. So the pilot is the narrator of this story, and he is telling us that how was the day when he was going in his flight to his home to England. So on that day the moon was coming up in the east behind him and stars were shining in the clear sky above me. तो उस रात जो था काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था, मून भी शाइन कर रहा था, स्टार्स भी शाइन कर रहे थे. दैट मीन्स द स्काई वॉज वेरी क्लियर. स्काई जो था वो बहुत क्लियर था, यानी फ़्लाइट्स जाने के लिए क्लियर स्काई का होना ज़रूरी होता है. और पायलट्स सबसे पहले यही देखते हैं कि वो जब भी जा रहे हैं, वो अपनी फ़्लाइट ले रहे हैं, तो स्काई क्लियर होना चाहिए. सो दैट वॉज वेरी सूदिंग डे. दैट वॉज द डे विच वॉज परफेक्ट फॉर हैविंग अ फ्लाइट. वो दिन बिल्कुल परफेक्ट था फ़्लाइट के लिए. देयर वॉजेंट अ क्लाउड इन द स्काई. वहाँ स्काई में कोई क्लाउड नहीं था. क्लाइमेट बिल्कुल अच्छा था, वेदर बिल्कुल क्लियर था, स्काई के अंदर कोई क्लाउड्स नहीं थे. देयर वॉज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रेन. सो दैट पायलट डिसाइडेड टू हैव अ फ्लाइट एंड टू रीच टू हिज होम टू England. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. तो हमारे जो पायलट हैं, नैरेटर हैं, वो अपना प्लेन लेकर, उनके प्लेन का क्या नाम है, डेकोटा. ही वॉज फ्लाइंग ओल्ड डेकोटा. इसमें ओल्ड डेकोटा क्यों मेंशन किया गया है? बिकॉज दैट प्लेन हैड बीन वॉर्नड आउट. वो जो प्लेन था वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था, और वो अब वो एक लास्ट स्टेज में था. शायद उसके बाद वो पायलट भी उस प्लेन को कभी चलाना प्रेफर नहीं करते, तो इसीलिए उसको ओल्ड डेकोटा कहा गया है. उस प्लेन का जो ओरिजिनल नेम है वो डेकोटा है. ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. तो हमारे जो पायलट हैं वो प्लेन को फ्रांस से चलाते हुए, फ्रांस से फ्लाई करते हुए उसको इंग्लैंड लेकर जा रहे थे. इंग्लैंड वॉज हिज होम टाउन. इंग्लैंड उनका होम टाउन था जहाँ वो जा रहे थे. एंड ही वॉज इन हरी टू रीच होम. वो काफ़ी एक्साइटेड थे और जल्दी में थे अपने घर पहुँचने के लिए. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली. सो वॉट दैट पायलट एंड नरेटर वॉज एक्सपेक्टिंग, वो हमारे जो नरेटर हैं, जो पायलट हैं, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ही वॉज ड्रीमिंग दैट ही वुड रीच टू हिज फैमिली एज सुन एज पॉसिबल. वो बहुत जल्द से जल्द अपनी फैमिली के पास पहुंचना चाहते थे. वो अपनी फैमिली के साथ अपना हॉलीडे स्पेंड करना चाहते थे. एंड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिज फैमिली एज अर्ली एज पॉसिबल. और वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली से मिलने की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे. आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग. अब मिडनाइट का टाइम था व्हेन ही वॉज फ्लाइंग हिज प्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड.
जब वो अपना प्लेन फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ लेके जा रहे थे, मिडनाइट का टाइम था और क्लॉक में जब उन्होंने टाइम देखा तो क्या टाइम था उसमें, इट वॉज 1:30 in the morning, right? So in the first paragraph you have come to know that the story is about a pilot who is going from France to England. Why he is going to England? Because England is his hometown where ही इज़ एक्सपेक्टिंग टू गो एंड मीट हिज फैमिली. इंग्लैंड उनका होम टाउन है जहाँ वो अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं. ही वॉन्ट्स टू स्पेंड हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली. वो अपना हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहते हैं. दैट्स एंड ही first he observed the weather. First he observed the climate. The weather was very fine, the sky was very clear and he was expecting to have a good flight to England. और वो इंग्लैंड जाने के लिए एक अच्छी फ़्लाइट एक्सपेक्ट कर रहे थे. I should call Paris control soon. I thought. अब उन्होंने ये सोच लिया था कि जब वो इंग्लैंड के नियर होंगे तो वो पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे उन्हें अपनी फ़्लाइट के बारे में. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris Control, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. अब जब पायलट का प्लेन डेकोटा जब पेरिस के पास पहुंचा तो जैसा कि उन्होंने सोचा था कि वो जैसे ही पेरिस के पास पहुंचेंगे पेरिस कंट्रोल रूम को वो इन्फॉर्म करेंगे अपनी फ़्लाइट के बारे में. हर पायलट को ऐसा करना पड़ता है, जो भी उनका नियर बाय कंट्रोल रूम होता है उसे अपनी फ़्लाइट के बारे में बताना होता है ताकि वो उसकी लोकेशन को ट्रेस कर पाएँ. तो उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट किया और अपनी लोकेशन के बारे में उन्होंने बताया, अपने प्लेन के बारे में बताया. जब वो पेरिस के बिल्कुल नियर पहुँचे तो पेरिस की जो लाइट्स थी, बिग सिटी यहाँ पेरिस को रेफ़र किया गया है, तो जैसे ही वो पेरिस के पास पहुँचे, पेरिस की लाइट्स को देखा तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए और उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम को अपनी लोकेशन के बारे में, अपनी प्रेजेंस के बारे में इन्फॉर्म किया. उन्होंने अपने प्लेन का नाम बताया. उनकी प्लेन का नाम था डेकोटा DS088, राइट. और उन्होंने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की पेरिस कंट्रोल रूम से. उन्होंने बताया दैट आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. उन्होंने बताया कि मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ. एंड ही सेड ओवर. ओवर आपने देखा होगा यूजुअली ये एक सिविल कोड होता है. जब भी आर्मी ऑफिसर्स, पायलट्स, नेवी ऑफिसर्स जो होते हैं वो जब भी कोई भी मैसेज ट्रांसमिट करते हैं तो वो लास्ट में ओवर कहते हैं, राइट. The voice from the radio answered me immediately, DS088, I can hear you. वह तुरंत पेरिस कंट्रोल रूम से एक फ़ीडबैक आ गया, रिप्लाई आ गया. उन्होंने कहा हाँ हम आपको सुन सकते हैं और उनके प्लेन का नाम भी उन्होंने अपने फ़ीडबैक में बोल के बताया. तो उनका जो संपर्क था, उनका जो कम्युनिकेशन था पेरिस कंट्रोल रूम से वो इस्टेब्लिश हो जाता है. वो उन्हें आराम से सुन पाते हैं क्योंकि वेदर बहुत क्लियर था, फ़्लाइट बहुत ईजीली चल रही थी, बहुत फ़ाइन वेदर था, कोई प्रॉब्लम वो फेस नहीं कर रहे थे और कोई भी डिफ़िकल्टी वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे. You ought to turn 12 degrees west now, DS088 over. पेरिस कंट्रोल रूम से उनको इंस्ट्रक्शंस मिले कि उन्हें किस डायरेक्शन में अपने प्लेन को लेके जाना है. पेरिस कंट्रोल रूम ने बताया कि उन्हें 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ अपने डकोटा एरोप्लेन को मूव करना है. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. So the pilot was very happy and expecting a good meeting with his family soon. तो अब पायलट बहुत खुश थे, जैसा आपने देखा वो जल्दी अपनी फैमिली से मिलने वाले थे. उन्होंने अपनी लोकेशन को चेक किया, अपने मैप को चेक किया, अपने कंपास, जो भी टूल्स रिक्वायर्ड थे उन सबको चेक किया और फ्यूल टैंक चेक किया. फ्यूल टैंक अब उनके पास जो लास्ट फ्यूल टैंक था केवल वही बचा था क्योंकि, और उन्हें प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी क्योंकि उनको पता था सून ही विल रीच टू इंग्लैंड. उन्हें पता था वो जल्दी इंग्लैंड पहुंच जाएंगे और ज़्यादा फ्यूल की उन्हें ज़रूरत नहीं है. तो उन्होंने अपना प्लेन जो है 12 डिग्रीज वेस्ट इंग्लैंड की तरफ मूव किया एंड ही वॉज परफेक्टली फ्लाइंग हिज प्लेन टू इंग्लैंड. और वो बहुत आराम से अपने प्लेन को इंग्लैंड की तरफ फ्लाई करने लगे. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. So what was that pilot expecting? वो पायलट क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? He was expecting to have a good healthy English breakfast with his
फैमिली। वो काफ़ी एक्साइटेड हैं, आप जैसा देख रहे हैं, खुश हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो टाइमली अपने घर पहुंच जाएंगे और अपनी फैमिली के साथ बैठकर बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेंगे। इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो इंग्लैंड का जो ब्रेकफास्ट है उसको कहते हैं। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। तो आपने देखा अभी तक बहुत अच्छी फ़्लाइट चल रही थी, कोई प्रॉब्लम वो फेस नहीं कर रहे थे, कोई वेदर कंडीशंस ख़राब नहीं थी, वेदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उन्हें नहीं हो रही थी। बट सडनली प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है? सडनली 150 जैसे ही वो पेरिस से 150 किलोमीटर्स पीछे थे, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस को वो 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ आए थे और इंग्लैंड पहुंचने वाले थे। तब उन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स उनके सामने आने लगे और वो क्लाउड्स नॉर्मल क्लाउड्स नहीं थे, वो स्टॉर्मी क्लाउड्स थे। दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब पायलट जब पेरिस से 150 किलोमीटर्स आगे की तरफ आए तो उन्होंने स्टॉर्म क्लाउड्स देखे और वो स्टॉर्म क्लाउड्स बहुत ह्यूज थे, बहुत मैसिव थे, बहुत बड़े बड़े थे। और पायलट ने उन क्लाउड्स को किससे कंपेयर किया है? दोज क्लाउड्स वर लाइक ब्लैक माउंटेन्स, जैसे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स उनके सामने आसमान में खड़े हो गए हों, ऐसे वो क्लाउड्स बिल्कुल उनके सामने आ गए थे। नाउ इट इज़ गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फ्लाई हिज प्लेन अक्रॉस दोज ब्लैक क्लाउड्स, स्टॉर्मी क्लाउड्स। अब उनके लिए उन क्लाउड्स से होकर जाना, उनकी फ़्लाइट को लेके जाना बहुत रिस्की था, बहुत डेंजरस था, क्योंकि अगर क्लाउड्स में कुछ भी प्रॉब्लम आती है या प्लेन को कोई भी दिक्कत होती है तो प्लेन वहीं क्रैश हो सकता है, ओवरटर्न हो सकता है। नाउ इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पायलट to fly his plane safely across those stormy clouds. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to north or south. अब पायलट के लिए एक बहुत बड़ा डिलेमा था, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि ना तो वो उस क्लाउड से होकर जा सकते थे, क्योंकि अगर वो क्लाउड के अंदर से होके जाएंगे तो भी बहुत डेंजर है, और ना उनके पास में इतना फ्यूल था। जैसे पहले बताया गया है कि ही हैड ओनली फ्यूल इन हिज लास्ट फ्यूल टैंक। उनके लास्ट फ्यूल टैंक में केवल फ्यूल था, तो उनके पास फ्यूल भी बहुत कम था, वो वापस नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में नहीं जा सकते थे। इन विच डायरेक्शन ही वॉज फ्लाइंग इन वेस्ट डायरेक्शन। वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे थे और उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो वापस राउंड ऑफ होकर नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में जाएं। अब उनके लिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि वो क्या उन बादलों के बीच में से होके जाएं, जो कि बहुत रिस्की था, या फिर वो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन की तरफ से जाएं, जो कि और भी डिफ़िकल्ट था क्योंकि उनके पास फ्यूल नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड द ब्रेकफास्ट। नाउ फाइनली वॉट पायलट डिसाइडेड, पायलट ने क्या सोचा, उन्होंने एक बार क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वो वापस से पेरिस चले जाना चाहिए उन्हें, क्योंकि पेरिस उनके नियर बाय था। अभी 150 किलोमीटर्स ही वो पेरिस से आगे आए थे, तो उन्होंने सोचा कि उन्हें वापस पेरिस चले जाना चाहिए, ये काफ़ी सेफ़ होगा। बट इन हिज हार्ट ही हैड वन एक्सपेक्टेशन, उनके मन में एक एक्सपेक्टेशन चल रही थी। क्या एक्सपेक्टेशन थी? ही वॉन्टेड टू रीच होम, ही वॉन्टेड टू बी विथ हिज फैमिली, ही वॉन्टेड टू हैव दैट बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। अब उनके मन में बहुत सारी एस्पिरेशंस थी, वो तुरंत घर पहुंचना चाहते थे, वो हॉलीडे अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते थे, वो उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करना चाहते थे, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। तो देखते हैं क्या वो रिस्क लेते हैं, क्या वो अपनी फैमिली के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. अब उन्होंने फाइनली ये डिसीज़न लिया कि चाहे कितना भी रिस्क हो, वो अपने डकोटा प्लेन को उन बादलों के बीच से, उन स्टॉर्मी क्लाउड्स के बीच में से होकर जाएंगे, क्योंकि उनकी एस्पिरेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो अपनी फैमिली के पास इंग्लैंड पहुंचना चाहते थे, एंड ही वांटेड टू हैव अ बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट सिटिंग विथ हिज फैमिली। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। अब जब उन्होंने प्लेन अपना क्लाउड्स के बीच में चलाया तो उनको आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई देने लगा। एवरीथिंग सीम्ड वेरी डार्क एंड ब्लैक, सब कुछ बिल्कुल अंधेरा हो गया क्योंकि बादल बहुत काले थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब जैसे ही वो प्लेन बादलों के बीच में गया,
वो प्लेन संभल नहीं पा रहा था। इट वॉज ट्रैम्बलिंग, इट वॉज ट्विस्टिंग, इट वॉज जंपिंग। वो ट्विस्ट करने लगा, जंप करने लगा, ट्रैम्बल करने लगा, हिलने लगा पूरा प्लेन क्लाउड के बीच बीच में। एंड इट वॉज गेटिंग वेरी रिस्की फॉर द पायलट टू गेट आउट ऑफ दैट डेंजर। और उस डेंजर से ओवरकम करना पायलट के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। आई लुक्ड एट द कंपास। अब डायरेक्शन देखने के लिए कि किस डायरेक्शन में जाना है, पायलट अपने कंपास की तरफ देखने लगा। कंपास यूजुअली यूज़ किया जाता है एयर और वाटर में डायरेक्शंस को देखने के लिए, तो कंपास उन्होंने यूज़ किया। आई कुडंट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, इट वॉज डेड। बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो कंपास था वो भी ख़राब हो गया था। अब उनकी जो होप्स थी वो बहुत कम रह गई थी बचने की, क्योंकि एक तो सिचुएशन उनके अपोजिट जा रही थी। वो उस डायरेक्शन को नहीं नोटिस कर पा रहे थे जिस डायरेक्शन में उन्हें अपना प्लेन लेके जाना था। फिर उनके टूल्स ख़राब होने लगे, उनका कंपास ख़राब हो गया। It would not work. The other instrument were suddenly dead too. I tried the radio. अब पहले तो कंपास ही ख़राब था, अब जिससे वो कम्युनिकेशन कर रहे थे वो रेडियो भी उनका ख़राब हो गया। और हर चीज़ उनके अपोजिट जाने लगी, उनके फेवर की बजाय हर चीज़ उनके अपोजिट में जाने लगी। और अब उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था उस सिचुएशन को हैंडल करना। तो आपने देखा पायलट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए थे और अब उनके लिए प्रॉब्लम से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन देखते हैं आगे वो इस प्रॉब्लम से निकल पाते हैं या नहीं। Paris control, can you hear me? Now he tried to contact and establish his communication with Paris control room. अभी तक तो Paris control से उनका कम्युनिकेशन स्टैब्लिश था, लेकिन क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वेदर डिटेरॉइट हो गया था, बहुत वेदर ख़राब हो गया था, उनके रेडियो ख़राब हो गया था, कंपास ख़राब हो गया था, इसलिए अब उनका जो कम्युनिकेशन था वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर हो गया था और अब वो पेरिस कंट्रोल से भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे। There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. अब उनका सब कुछ ख़राब हो गया था, कम्युनिकेशन भी उनका टूट गया था, उनका कंपास, उनका रेडियो सब ख़राब हो गए थे। एंड ही वॉज इन द मिडल ऑफ दोज स्टॉमी क्लाउड्स, और वो बिल्कुल उन स्टॉमी क्लाउड्स के बीच में, उन काले क्लाउड्स के बीच में, डार्क क्लाउड्स के बीच में फंस गए थे। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी I saw another plane. When he lost all his expectations to survive, what did he see? जब उन्होंने अपनी बचने की सारी उम्मीदें खो दी तो उन्होंने अचानक क्या देखा? एक और एरोप्लेन। जी हाँ, एक और एरोप्लेन उनके पास में उन्हें उड़ता दिखाई दिया। It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. I could see the pilot's face turn towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. अब उन्होंने क्या देखा कि उस प्लेन की, जो प्लेन उनके बिल्कुल पास उड़ रहा था, उसकी लाइट्स तो नहीं थी उसकी विंग्स पे, लेकिन हाँ वो पायलट का फेस देख पा रहे थे, उसके जेस्चर्स को, उसके इशारों को नोटिस कर पा रहे थे। और वो जो पायलट था, जो दूसरा प्लेन उड़ा रहा था, वो अपने हैंड के जेस्चर से उन्हें फॉलो करने का डायरेक्शन दे रहा था। वो उन्हें कह रहा था कि तुम मुझे फॉलो करो। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। तो पायलट ने देखा कि वो दूसरा पायलट उसको फॉलो करने के लिए कह रहा था। ही नोज़ दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। नैरेटर को लगा कि शायद वो दूसरा पायलट ये जानता है कि नैरेटर स्टॉर्मी क्लाउड्स के बीच में फंस गए हैं और शायद वो उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। उस दूसरे पायलट ने अपना प्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में डेकोटा के बिल्कुल आगे उड़ाना स्टार्ट कर दिया ताकि नैरेटर अपने डेकोटा प्लेन को उस प्लेन के पीछे चला सकें, उसे फॉलो कर सकें। आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। और हमारे नैरेटर अपना ओल्ड डेकोटा प्लेन एक ओबीडियंट, एक समझदार, एक हर बात को मानने वाले बच्चे की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह उस पायलट की बात को मानने लगे और अपना प्लेन उसके पीछे पीछे चलाने लगे। बिल्कुल ब्लाइंडली वो उसको फॉलो करने लगे, क्योंकि जब आपके पास बचने की उम्मीदें कम होती है तो आपको अगर छोटी सी भी एक्सपेक्टेशन होती है, होप होती है, तो आप उसी होप को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसे ही हमारे नैरेटर ने भी जब एक लास्ट होप देखी अपने बचने की तो उन्होंने बिना सोचे समझे उसको एक्सेप्ट कर लिया।
After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. अब आधा घंटा हो गया था, हाफ एन आवर हो गया था नैरेटर को उस दूसरे प्लेन को फॉलो करते हुए, और वो बिल्कुल उनके आगे क्लाउड्स में चलता चला जा रहा था. Now there was only enough fuel in old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब डेकोटा के जो लास्ट फ्यूल टैंक में इतना ही फ्यूल रह गया था कि अब वो डेकोटा प्लेन केवल 5 और 10 मिनट्स ही और चल सकता था. तो अब एक और प्रॉब्लम हमारे नैरेटर के सामने आ गई कि उनका फ्यूल टैंक में फ्यूल बहुत कम रह गया था. नाउ प्लेन कुड ओनली फ्लाई फॉर नेक्स्ट 5 और 10 मिनट्स. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. अब नैरेटर फिर से घबरा गए कि अगर अचानक फ्यूल ख़त्म हो गया तो क्या होगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. लेकिन जो दूसरा प्लेन था वो लैंडिंग पोजीशन में नीचे जाने लगा और नैरेटर भी उनको फॉलो करने लगे. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. लेकिन अचानक से जब वो नीचे की तरफ लैंड करने लगे तो उन्होंने क्या देखा, 2 बड़ी बड़ी लाइट्स देखी. वो लाइट्स किसकी थी, वो एरोड्रम की थी. एरोड्रम क्या होता है, जहाँ प्लेन्स लैंड करते हैं या जहाँ से वो फ्लाइट लेते हैं. तो उनको अपने सामने एरोड्रम दिखाई दे रहा था जहाँ पर उन्हें लैंड करना था. इट वॉज़ अ रनवे. वो रनवे था जहाँ से प्लेन लैंड करता है. एन एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ़. अब नैरेटर को ये अश्योरेंस मिला कि वो बच गए हैं और उस दूसरे प्लेन ने उनकी हेल्प कर दी है. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन. फ्रेंड किसको कह रहे हैं, वो फ्रेंड कह रहे हैं उस दूसरे पायलट को जो दूसरा प्लेन उड़ा रहा था और जिसने उनकी हेल्प की थी उन स्टॉर्मी क्लाउड से, उस सिचुएशन से बाहर निकलने में. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो आसमान तो बिल्कुल खाली था. उन्हें कोई दूसरा प्लेन दिखाई नहीं दिया वहाँ पे. देयर वॉज नथिंग देयर. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. वो ब्लैक एरोप्लेन पता नहीं कहाँ चला गया था. उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था. आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. तो नैरेटर ये क्यों कह रहे हैं कि जब मैंने ओल्ड डकोटा प्लेन छोड़ा तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ. ही वॉज नॉट फीलिंग सॉरी, क्योंकि वो प्लेन अब इस हालत में था कि अब शायद वो उसे कभी उड़ाना प्रेफर नहीं करेंगे. इट वॉज गेटिंग वेरी रफ एंड वॉर्न आउट, क्योंकि वो प्लेन अब बहुत बुरी हालत में था. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. तो नैरेटर तुरंत कंट्रोल रूम में गए. वहाँ एक वुमन बैठी हुई थी. उससे पूछा कि वो दूसरा प्लेन जो लेकर आए थे ब्लैक एरोप्लेन, वो पायलट कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उन्हें थैंक्स कहना है क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ बचाई है. शी लुक्ड एट मी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड. वो लेडी उन्हें बताने की बजाय कि वो पायलट कहाँ है, वो हंसने लगी और बहुत स्ट्रेंजली हंसने लगी, जैसे कि केवल पायलट ने ही उन दूसरे पायलट को देखा हो, केवल हमारे नैरेटर ने ही उन्हें देखा हो, वहाँ कोई और पायलट हो ही ना. तो बहुत स्ट्रेंजली वो उनकी तरफ हंसने लगी. अनादर प्लेन, अनादर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म. नो, अदर प्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. तो उस लेडी ने क्या इन्फॉर्मेशन दी नैरेटर को कि बाकी प्लेन्स तो कल रात ही उड़ गए थे, केवल आप ही का प्लेन था जो रडार पे दिखाई दे रहा था. इस स्टॉर्म में कोई और प्लेन उड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था. तो ये क्या हुआ, ये तो एक बहुत बड़ा मिराकल हो गया. इवन हमारे लिए, हम रीडर्स के लिए ये शॉकिंग हो गया कि आखिर वो प्लेन कौन सा था जिसने हमारे नैरेटर की हेल्प की उन स्टॉर्मी क्लाउड से. तो देखते हैं. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो, विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. अब नैरेटर शॉक्ड हो गए और उनके दिमाग में डाउट आया कि वो कौन था, वो कौन सा प्लेन था, वो कौन सा पायलट था जिसने उनकी लास्ट में हेल्प की. बिना रेडियो के, बिना कंपास के, बिना फ्यूल के, कम फ्यूल के वो वहाँ कैसे पहुँच पाए. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. तो अब ये क्वेश्चन बन गया है इस चैप्टर के लास्ट में कि आखिर वो पायलट कौन था जो कि उन्हें उस स्टॉर्म से बाहर निकाल के लाया, बिना लाइट के, बिना टूल्स के, बिना कंपास, बिना किसी और टूल के वो वहाँ से बाहर निकल के आए. तो रीडर्स, आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको क्या समझ में आया, किसने पायलट की हेल्प की, वो कौन था वो पायलट, वो कौन था ब्लैक एरोप्लेन जिसने पायलट को उन स्टॉर्मी क्लाउड से बाहर निकाला. मेरे हिसाब से शायद वो पायलट का खुद का एक सेल्फ मोटिवेशन था, एक सेल्फ अश्योरेंस था, उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी,
क्योंकि जैसा कि आपने स्टोरी में पढ़ा दैट ही हैड स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन टू रीच हिज होम एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी इंग्लिश ब्रेकफास्ट, क्योंकि उनकी बहुत इच्छा थी अपने घर पहुंचने की, हॉलीडेज स्पेंड करने की अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने की। तो शायद उनकी जो एक स्ट्रॉन्ग एस्पिरेशन थी, स्ट्रॉन्ग विल पावर थी, उनका जो खुद का एक सेल्फ अश्योरेंस था, उसी ने उनकी हेल्प की। और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो एक इमेजिनेशन था जो उन्होंने अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए, अपने आप को सिचुएशन से बचने के लिए किया। तो कई बार हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब कोई हमारे लिए सपोर्ट में नहीं होता, कोई हमारी हेल्प करने के लिए नहीं होता, तो उस टाइम हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है जो केवल हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल पाती है। आई होप यू लाइक द मैसेज गिवन इन द स्टोरी एंड आई होप यू लाइक द एंड ऑफ द स्टोरी टू। ऑल्सो टेल योर व्यूज़ रिगार्डिंग द एंड ऑफ द स्टोरी, व्हाट डू you think? Till then, keep reading, keep enjoying English. Thank you and have a nice time.